आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। जैसा कि कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि हमने देखा था कि बहुत सारे हीट के क्वेश्चंस आए हुए थे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में। तो आज हम हीट के ही आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कंडक्शन को और कल हम कन्वेक्शन को पढ़ेंगे और अगले दिन हम पढ़ेंगे रेडिएशन को। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम लोग कंडक्शन को पढ़ेंगे और कंडक्शन को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में कन्वेक्शन और रेडिएशन को भी जानेंगे। फिर हम कन्वेक्शन और रेडिएशन पर अलग से भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए ये होता क्या है। तो देखिए ये ट्रांसमिशन ऑफ हीट जो होता है ना, ट्रांसमिशन ऑफ हीट मतलब किसी बॉडी में हीट जो है वो किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, उसके तीन मेथड होते हैं। देखिए तीन मेथड कौन कौन से हैं। पहला मेथड है कंडक्शन, ध्यान दीजिएगा। पहला मेथड है कंडक्शन, दूसरा मेथड है कन्वेक्शन और तीसरा मेथड है रेडिएशन। क्या मेथड है? रेडिएशन। ठीक है, तो इनके बारे में अभी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कंडक्शन क्या होता है? देखिए कंडक्शन में होता ये है कि मॉलिक्यूल जो हैं, जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं, ठीक है ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसके जो एटम्स हैं ना वो हीट होने लगते हैं। हमने इसको गर्म करना शुरू किया, इसके एटम्स यहाँ के हीट होने लगे। तो ये हीट जब होते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इनका जो वाइब्रेशन है वो बढ़ने लगता है। ध्यान दीजिएगा, इनका जो वाइब्रेशन है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो बढ़ने लगता है। और ये क्या करते हैं कि अपने आसपास जो एटम्स होते हैं ना, एकदम नियर में जो कांटेक्ट में होता है, ध्यान दीजिएगा, जो इनके कांटेक्ट में एटम होता है ये उसको एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्या होता है इसमें कि यहाँ पे हीट दी गई, यहाँ पर हीट दी गई और यहाँ वाला पहले गर्म हुआ। ध्यान दीजिए, इस पूरे सरफेस को अगर हमने हीट दी और उसके बाद इन्होंने, इनका वाइब्रेटरी लेवल बढ़ गया, इन्होंने हीट इसको ट्रांसफ़र कर दी बाय दी म्यूचुअल कांटेक्ट। इनके बीच में क्या था? म्यूचुअल कांटेक्ट था। फिर आगे वालों ने आगे वालों को दे दी, आगे वालों ने आगे वालों को दे दी। ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे करके बॉडी यहाँ तक गर्म हो जाएगी। ये जो प्रोसेस होता है ना, जिसमें जो पार्टिकल ऑफ द बॉडी है वो अपनी जगह को छोड़ता नहीं है, अपनी ही जगह पर अपनी एनर्जी को दूसरे एटम में जो उससे कांटेक्ट में है उसे ट्रांसफ़र कर देता है। ये प्रोसेस कहलाता है कंडक्शन। ठीक है, और इन कंडक्शन द पार्टिकल ऑफ द बॉडी डज नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशन। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर ये अपनी पोजीशन से नहीं हटते हैं। यहाँ पे सबको समझ में आ गया हो गया। ये प्रोसेस कहलाता है कंडक्शन और ये अधिकतर सॉलिड्स में होता है। ध्यान दीजिए, ये सॉलिड्स में होता है। एक और बात ध्यान रखिएगा, लिक्विड में भी होता है, नो डाउट, लिक्विड में भी होता है, गैसेस में भी होता है, ठीक है, लेकिन जनरली किस में पाया जाता है? सॉलिड्स में पाया जाता है। होता कैसे वो हमने आपको समझा दिया। ठीक है, अगला देख लेते हैं कन्वेक्शन क्या होता है। तो देखिए कन्वेक्शन ये होता है कि इसमें ऐसा होता है कि जो फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड, ये अधिकतर किन में होता है? फ्लूइड में। तो आपको पता है फ्लूइड कौन कौन से हैं? गैसेस भी फ्लूइड होती हैं और लिक्विड भी फ्लूइड होती है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई, जैसे हमने लिक्विड ले लिया, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिक्विड ले लिया, तो जब हम इसको हीट करेंगे, इसको जब हम हीट करेंगे तो यहाँ की डेंसिटी जो है वो कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि हमने आपको कल समझाया था कि इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बढ़ने लगेगा, एवरेज स्पेस, और एवरेज स्पेस जब बढ़ने लगेगा तो इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी कम होने लगेगी। तो जैसे यहाँ की डेंसिटी कम हो जाएगी, ध्यान दीजिए, जब यहाँ की डेंसिटी कम हो जाएगी तो क्योंकि ऊपर की डेंसिटी ज़्यादा है और नीचे की डेंसिटी कम है, तो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो किधर की ओर भागेगा? ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है ये फिनोमेना होता है कि जिसकी डेंसिटी कम होती है वो तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है। ठीक है, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ऊपर की ओर जाएगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर की ओर जाएगा।
और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ रहा है और दूसरा पार्टिकल उस जगह पे वापस आ रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन। इस प्रोसेस में क्या होता है, पार्टिकल कैन मूव फ्रॉम देयर पोजीशन, अपनी जगह से मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। और ये जो है गैसेस में भी पॉसिबल है, कन्वेक्शन जो है वो गैसेस में भी होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है कंडक्शन भी होता है। ध्यान रखिएगा कि कंडक्शन कैसे होता है वो भी मैं समझा देता हूँ। बहुत ही कम मात्रा में होगा पर होगा ज़रूर, उसको समझ लीजिए कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो एटम है जब ऊपर की ओर आ रहा होगा, समझिएगा, ये जो एटम है जब ऊपर की ओर आ रहा होगा तो रास्ते में इसके आसपास के एटम्स भी तो होंगे जिनसे ये टकराएगा, और जिनसे जब ये इनसे टकराएगा ना, तो क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ी हुई है तो ये अपनी थोड़ी एनर्जी इनको दे देगा। तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि कंडक्शन में क्या होता है कि कांटेक्ट के कारण जो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है उसे ही कंडक्शन में लेते हैं हम। तो क्योंकि यहाँ पे इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कांटेक्ट हुआ, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कांटेक्ट हुआ, इस वजह से यहाँ पर कंडक्शन भी हो जाता है। ऐसा गैसेस में भी होता है और ऐसा लिक्विड में भी होता है। तीसरी चीज़ समझ लेते हैं, रेडिएशन क्या होता है। तो देखिए रेडिएशन क्या है, जब किसी हॉट बॉडी से, ध्यान दीजिएगा, जब किसी हॉट बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में हीट बाहर आती है। ठीक है, वैसे आती ही है जब कोई बॉडी बहुत हॉट होती है और वो अपने कोल्डर टेम्परेचर पर रखी हो, मतलब ऐसे एटमॉस्फेयर में रखी हो जहाँ पे टेम्परेचर कम हो, तो वो हीट बाहर की ओर फेंकना शुरू कर देगी। और कैसे फेंकेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं रेडिएशन। ठीक है, तो इसमें जो हीट है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। एक बात याद रखेंगे। दूसरा, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किस में है, वो है रेडिएशन में, क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलते हैं। कल एक क्वेश्चन भी हमने कराया था। देखिए ये जो हम छोटी छोटी बातें डिस्कस करते हैं ना, वो भी पेपर में आती हैं। जैसे हमने बताया ना कि ये कन्वेक्शन क्या है, पार्टिकल अपनी जगह से मूव करता है, डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाती है और ये ऊपर चला जाता है, यहाँ वाली डेंसिटी ज़्यादा है तो ये नीचे आ जाता है। ये सारी बातें पेपर में किसी ना किसी क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। तो रेडिएशन क्या है, रेडिएशन आपको समझ में आया कि जब किसी हॉट बॉडी से जो हीट है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में बाहर आती है और इन्वायरमेंट को गर्म करने लगती है तो उसे कहते हैं, या किसी दूसरी बॉडी को गर्म करने लगती है तो उसे कहते हैं रेडिएशन। और इसका सबसे सही एग्जाम्पल है सन से हमारे पास आने वाला रेडिएशन, जिसके कारण जो है इन्वायरमेंट दिन में गर्म हो जाता है। आप सभी को पता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं, इसीलिए इनकी वेलोसिटी जो है वो लाइट के बराबर होती है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और समझ लीजिएगा कि रेडिएशन हमेशा एक सीधी लाइन में चलता है। देखिए कंडक्शन और कन्वेक्शन जो है ना ये जिगजैग भी चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखिए इसने इसको भी गर्म कर दिया, इसको भी गर्म कर दिया, तो ये आसपास के एटम्स जो भी टच हो रहे हैं उनको गर्म कर रहा है, तो मोशन जिगजैग है। यहाँ पे भी ऐसा है कि ये वाला चल दिया तो ये वाला चल दिया तो ये वाला चल दिया, मोशन जिगजैग है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेडिएशन हमेशा सीधी लाइन में चलता है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जब आप जो है वो अम्ब्रेला लगाते हैं, मतलब जब आप छाता लगाते हैं सर के ऊपर, तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि जैसे आपने ये मान लीजिए अम्ब्रेला है, ठीक है, और आपने इसको लगा रखा है तो रेडिएशन इस पर पड़ता है। जब रेडिएशन इस पर पड़ता है तो आप जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं ना, आपके ऊपर तो रेडिएशन नहीं आता। अगर ऐसा होता कि ये जिगजैग चलता तब तो ये ऐसे आता और ऐसे घूम के आपको आके गर्म करना शुरू कर देता है ना। तो रेडिएशन हमेशा सीधी लाइन में चलता है, क्योंकि अगर ये जिगजैग मोशन में चलता तो अम्ब्रेला लेने का कोई फ़ायदा होता ही नहीं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है, और एनवायरनमेंट को गर्म करने का काम करता है रेडिएशन। एक और बात याद रखिएगा कि रेडिएशन में मीडियम की भी ज़रूरत नहीं होती है। देखिए इनमें मीडियम की ज़रूरत है, इसमें पार्टिकल की ज़रूरत है, इसमें भी पार्टिकल की ज़रूरत है, पर रेडिएशन में बीच में कोई मीडियम भले ना हो तब पर भी आपके पास आ जाता है
फिर से वही एग्जांपल, क्योंकि सन से यहाँ के बीच में आपको पता है बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे वैक्यूम है, जहाँ पे मटेरियल या मीडियम नहीं है, तब पर भी रेडिएशन हम तक पहुँच जाता है। दूसरा एक बात और याद रखने वाली है कि रेडिएशन जो है वो जिस रास्ते से गुजरता है उस पाथ पे, उस रास्ते पे कोई असर नहीं डालता है, जहाँ पर पड़ता है बस उसी को हीट करता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था ट्रांसमिशन ऑफ हीट का। अब हम कंडक्शन के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अब हम जान लेते हैं कि स्टडी स्टेट क्या होती है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं कि स्टडी स्टेट क्या होती है। तो स्टडी स्टेट होती है, लिख लेते हैं स्टडी स्टेट। तो देखिए, आप सभी को नाम से ही समझ में आ रहा होगा, स्टडी का मतलब होता है एक रुकी हुई स्टेट। ठीक है, अभी समझ लेते हैं स्टडी मतलब क्या होता है, रुका हुआ। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक रॉड है, ये एक रॉड है जिसको हम हीट दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक रॉड है जिसको हम हीट दे रहे हैं। तो इस रॉड को जब हम हीट देना शुरू करेंगे, मान लीजिए हमने इधर से हीट देना शुरू किया, तो आप सभी को पता है क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, इस जगह का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और धीरे धीरे करके ये आगे वाले सरफेस को भी क्या करेंगे, हीट को कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये आगे वाले को कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो देखिए स्टडी स्टेट क्या है। स्टडी स्टेट ये स्टेट है कि जब ये, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये सरफेस जो है वो खुद कोई भी एनर्जी एब्जॉर्व नहीं करेगा। मतलब मैक्सिमम एनर्जी इसके पार्टिकल जो है ना वो एब्जॉर्व कर चुके हैं, अब इससे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्व नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे कि भाई जब मैक्सिमम एनर्जी ये एब्जॉर्व कर चुके हैं, तो ये क्या करेंगे कि ये सारी की सारी एनर्जी जो है नेक्स्ट वाले सरफेस को पास कर देंगे। ठीक है, तो ऐसी स्टेट कहलाती है स्टडी स्टेट। कहने का मतलब क्या है, व्हेन द पार्टिकल ऑफ एनी सरफेस does not absorb any heat and transfer the whole heat to the next particle or next surface is called steady state। कहने का मतलब क्या है कि जब किसी सरफेस के पार्टिकल हीट को एब्जॉर्ब करना बंद करके अपनी सारी हीट को नेक्स्ट सरफेस या नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ऐसी स्टेट कहलाती है स्टडी स्टेट। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि भाई स्टडी स्टेट होने पर भी कुछ टेम्परेचर जो है वो रेडिएशन के कारण बाहर चला जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो 95% तक टेम्परेचर तो अगले को ट्रांसफ़र हो जाएगा, या यूँ कहिए कि 98% तक, पर कुछ टेम्परेचर हीट रेडिएशन के कारण बाहर भी चला जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई स्टडी स्टेट। अब बात कर लेते हैं कि आइसोथर्मल सरफेस क्या है, इसको भी समझना ज़रूरी है। देखिए, हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, समझिएगा, हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ पूछा जाता है, ये बात आप पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल सरफेस क्या है। आइसोथर्मल सरफेस देखिए बहुत इजी है। इसमें भी क्या है ना कि लोग जो हैं, इसको इसलिए बता रहे हैं कि लोग जो हैं वो स्टडी स्टेट और आइसोथर्मल सरफेस में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, स्टडी स्टेट क्या थी कि हीट एब्जॉर्ब करना ही बंद कर दें। ठीक है, पर आइसोथर्मल स्टेट क्या है कि किसी सरफेस के, ध्यान दीजिए, किसी सरफेस के पार्टिकल्स का टेम्परेचर एक जैसा हो, किसी सरफेस के सभी पार्टिकल्स का टेम्परेचर एक जैसा हो। कहने का मीनिंग क्या है कि जैसे ये हमने एक सरफेस बनाया, तो इस सरफेस पे जितने भी पार्टिकल हैं, या यूँ कहिए कि इस पूरे सरफेस का टेम्परेचर एक ही है। ठीक है, एक ही है, यानी कि मान लीजिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सबका टेम्परेचर हर जगह पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ऐसा सरफेस कहलाएगा आइसोथर्मल सरफेस। स्टडी स्टेट नहीं, आइसोथर्मल। क्यों? क्योंकि इन्होंने हीट एब्जॉर्ब करना बंद नहीं किया है, बस इन्होंने क्या किया है कि सारा टेम्परेचर 100 हो गया है। इसका मतलब यह है कि 101 भी होगा, 102 भी होगा, और एक समय आएगा जब ये हीट एब्जॉर्ब करना बंद भी कर देंगे। तो जब हीट एब्जॉर्ब करना बंद कर देंगे तो स्टडी स्टेट। पर जब सारे पार्टिकल का टेम्परेचर एक समान हो तो वो क्या कहलाएगा,
आइसोथर्मल सरफेस। इसको लिख भी लेते हैं, देखिए एनी सरफेस ऑफ द मटेरियल whose all points, ध्यान दीजिए, whose all points are at same temperature, are at same temperature, तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आइसोथर्मल सरफेस। वो क्या कहलाएगा, आइसोथर्मल सरफेस। स्टडी स्टेट हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब हीट एब्जॉर्ब करना ही बंद कर दें तब क्या कहलाएगी, स्टडी स्टेट। ठीक है, अगली चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए अगली चीज़ है टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगली चीज़ क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो देखिए ये डायग्राम मैंने मिटा दिया, इसकी ज़रूरत थी, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा बना लेंगे। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट को समझते हैं। मैं टेम्परेचर को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ग्रेडियंट GRA होना चाहिए आई थिंक। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो क्या होता है, देखिए पहले लिख देता हूँ, उसके बाद समझ लेते हैं। तो it is the rate of change of temperature, it is the rate of change of temperature with respect to the distance, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं, इस डेफिनेशन को समझ भी लेते हैं। कहने का मतलब क्या है कि भाई, और ये बिटवीन द आइसोथर्मल सरफेस, ये भी याद रखिएगा, बिटवीन आइसोथर्मल सरफेसेस, मतलब दो आइसोथर्मल सरफेसेस के बीच में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, देखिए इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझ रखते हैं कि ये मान लीजिए कोई रॉड है, तो इसको डायग्राम को जो है सही से बनाते हैं क्योंकि ये अगले क्वेश्चन में भी काम आ जाएगा। तो सबने ये डेफिनेशन तो देख ही ली होगी, इसको समझाता हूँ मैं, एक डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि वो अगले डेरिवेशन में भी काम आ जाएगा। तो देखिए मान लीजिए कि ये कोई फिर से रॉड बना ली हमने, तो रॉड बना ली, और इस बार हमने बड़ी सी रॉड इसलिए बना ली जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए, क्योंकि इसे मिटाना तो है नहीं, इसी से हमें सब सीखना है। तो देखिए ये कहते हैं कि मान लीजिए दो आइसोथर्मल सरफेस हैं, पहला आइसोथर्मल सरफेस हो गया मान लीजिए ये, और दूसरा हो गया ये। आइसोथर्मल सरफेस क्या होते हैं, जिनके सभी पार्टिकल्स का टेम्परेचर एक बराबर होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है, मान लीजिए थीटा है, कितना है, थीटा है। ठीक है, कितना है, थीटा। और अगले वाले का टेम्परेचर कितना है, तो आपको पता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसी सरफेस का होगा क्योंकि हीट यहाँ से आ रही है। तो मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर है थीटा माइनस डेल्टा थीटा। ठीक है, या T2 माइनस T1 जैसे भी करना चाहें आप, पर ये सरल है, इसको समझ लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इनका कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है टेम्परेचर चेंज अपॉन डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लीजिए है डेल्टा x, तो इनके बीच की डिस्टेंस हमने ले ली डेल्टा x, बीच की दूरी। तो ये क्या आएगा, देखिए अगर, क्योंकि T2 माइनस T1 होता है तो पहले क्या लिखेंगे, थीटा माइनस डेल्टा थीटा, और उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस थीटा, उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस थीटा बटे में डेल्टा x। तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, डेल्टा x, थीटा से थीटा कट जाएगा तो ये वैल्यू आएगी माइनस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा x। यही कहलाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, और नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि दूरी बढ़ने के साथ में टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, दूरी बढ़ने के साथ में टेम्परेचर कम हो रहा है, ये नेगेटिव साइन यही दिखाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम इसका यूनिट लिखना चाहें तो थीटा का टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड, और डेल्टा x का क्या हो जाएगा, मीटर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये,
पेपर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट, आप बता देंगे। मात्रक भी निकाल सकते हैं, तो क्या होगा थीटा, और ये L ऊपर चला जाएगा तो L की पावर -1 हो जाएगा, यानी L इनवर्स 1 इंटू थीटा इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। और अगर आप इसे दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, m की पावर 0 L -1 t की पावर 0 थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप सभी जानते हैं, ये सब हम आपको सिखा चुके हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, टेम्परेचर चेंज अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। पीछे डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको आप देख लीजिएगा। ये हो गया आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। अब अगली चीज़ समझते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं। अगली चीज़ समझते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। इस डायग्राम को भी बना रहने देते हैं, इसी से जो है थर्मल कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है, देखते हैं भाई। थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है अभी समझ लेते हैं, बहुत सरल है। देखिए एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया गया है कि जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है, ध्यान दीजिएगा, जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है, मान लीजिए रेट ऑफ हीट फ्लो है Q, तो ये जो Q है ना, रेट ऑफ हीट फ्लो है, ये याद रखिएगा, रेट ऑफ हीट फ्लो, ठीक है। सॉरी, रेट ऑफ हीट फ्लो नहीं है, इट्स अ अमाउंट ऑफ हीट फ्लो। रेट तो तब होगा जब इसे हम T से भाग दे देंगे, क्यों, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो जो है वो किन बातों पर डिपेंड करता है, तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि किस एरिया को देनी है, एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। और ये जो Q है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट के। अभी हमने पढ़ा था टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स। और जानते हैं किसके होता है, और होता है टाइम के, कि कितने समय के लिए दी गई है। यानी Q जो है वो किन बातों पर निर्भर करता है, वो इन बातों पर निर्भर करता है भाई, जितनी हीट आपको देनी है, अमाउंट ऑफ हीट जो आपको देना है वो कितना है, वो डिपेंड करता है आप कितने एरिया को दे रहे हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, मतलब दो सरफेस के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस कैसे हो रहा है, समझिएगा, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, दूरी के साथ में टेम्परेचर कितना बदल रहा है, उस पर भी अमाउंट ऑफ हीट फ्लो डिपेंड करेगा। तीसरी चीज़ क्या है, कितने समय के लिए दे रहे हैं। तो इससे अगर हम मिला करके एक फार्मूला बनाना चाहें तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ध्यान दें। फार्मूला आप सभी को पता भी होगा कि थीटा बराबर बन जाएगा, सॉरी, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू बन जाएगा ए डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स इंटू टी, वो भी माइनस में। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, आप सभी को पता है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, थीटा बराबर के ए माइनस डेल्टा थीटा। तो ये माइनस का साइन मैं यहाँ लगा देता हूँ, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स इंटू टी। तो ये आ गया आपका एक इक्वेशन, ठीक है। और इस इक्वेशन, सॉरी, ये आ गया आपका एक फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में ये जो के आया है ना, यही है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यही है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और देखिए इस फॉर्मूले को आपने तो प्लस में पढ़ा होगा नो डाउट, तो इसे प्लस में भी बदल सकते हैं। देखिए कैसे बदल सकते हैं, देखिए अगर मान लीजिए ये छोटी सी डिस्टेंस x थी, तो मान लीजिए पूरी रॉड की लंबाई मान लीजिए हमने मान ली l, कितनी मान ली, l, पूरी रॉड की लंबाई हमने कितनी मान ली, l। तो ये कह रहे हैं कि हम इसको बदल के क्या लिख सकते थे, तो देखिए थीटा इक्वल्स टू माइनस के ए। अच्छा देखिए डेल्टा थीटा की जगह पे मैं क्या लिखना होता है, ध्यान दीजिए, डेल्टा थीटा होता है थीटा 2 माइनस थीटा 1 होता है, समझ पा रहे हो। डेल्टा थीटा बराबर क्या होता है, ये क्यू है, ये थीटा है, याद रखिएगा, ये थीटा है और ये क्यू है। इसको मैं ऐसे क्यू बना देता हूँ।
इंटू टी अपॉन, मैंने इसको कितना कर दिया, मैंने इसकी लंबाई को ले लिया L। तो एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि अगर रॉड की पूरी लंबाई दी हुई है और टर्मिनल का यहाँ पे जब क्योंकि लंबाई L ले ली गई है तो यहाँ का मान लीजिए टेम्परेचर है θ1 और यहाँ का टेम्परेचर है θ2, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे θ2 माइनस θ1। तो देखिए अगर मैं यहाँ से माइनस का साइन बाहर ले लूँ तो Q बराबर आ जाएगा KA θ1 माइनस θ2 T/L। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है जो आपने पढ़ा होगा, जिसमें माइनस साइन नहीं होता है, क्योंकि मैंने अभी अभी करा दिया माइनस साइन के साथ, पर जब मैंने माइनस साइन कराया था तो आप ये याद रखिएगा कि वहाँ पर θ2 माइनस θ1 है, और जब माइनस साइन हट जाता है तो तब हट जाता है जब देखिए θ1 माइनस θ2 हो जाता है, और ये तो होना ही था। क्यों? क्योंकि θ2 है कम टेम्परेचर, तो कम में से ज़्यादा घटता तो माइनस आता, पर क्योंकि हम ज़्यादा में से कम को घटा रहे हैं तो वैल्यू प्लस में आएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम K का यूनिट निकालेंगे। देखिए K का यूनिट क्या होगा, तो देखिए यहाँ से K का यूनिट अगर निकालना चाहें, या पहले K की डेफिनेशन को देख लेते हैं, तो सबको 1 कर देते हैं, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा K, क्योंकि हम सारी चीज़ों को 1 कर रहे हैं, यानी एरिया को भी हम 1 कर रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंस को भी 1 कर रहे हैं, टाइम को भी 1 कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, और हम लेंथ को भी 1 कर रहे हैं। तो यहाँ से K की डेफिनेशन क्या आएगी, इट्स अ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ध्यान दीजिए, इट्स अ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 सेकेंड, कितने समय के लिए, फॉर 1 सेकेंड, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। और वो कब, जबकि बॉडी का सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और बॉडी की लंबाई 1 मीटर हो। तो इससे हम डेफिनेशन को फॉर्म कर सकते हैं। आप सभी को ये हमने क्लास में सिखाया हुआ है कि डेफिनेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। हमने आपको क्या समझाया कि भाई टेम्परेचर को, सॉरी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री इन 1 सेकेंड व्हेन द एरिया ऑफ द मटेरियल इज 1 यूनिट मीटर स्क्वायर, और यूनिट मीटर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ द मटेरियल इज 1 मीटर। तो ये आ गया आपका K बराबर Q। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन। अब यहाँ से अगर हम मात्रक निकालना चाहें तो देखिए मात्रक कैसे निकलेगा। Q का मात्रक होता है, K को अकेला कर लेते हैं, तो K बराबर क्या आएगा, QL अपॉन A T θ1 माइनस θ2। यहाँ से हम इसका मात्रक अगर निकालना चाहें तो क्या आएगा, Q का मात्रक जूल, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, Q का मात्रक जूल, लेंथ का मात्रक मीटर, A का मात्रक मीटर स्क्वायर, T का मात्रक सेकेंड, थीटा का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड। अगर जूल में लिख रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे केल्विन लिख लेना है, अगर जूल में लिख रहे हैं तो यहाँ पे केल्विन लिख लेना है, ध्यान दीजिए। तो देखिए ये बहुत सिंपल सा हो गया, जूल इंटू मीटर स्क्वायर, 1 मीटर को कट कर देगा। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा जूल, मैं जे से लिख रहा हूँ, जूल अपॉन मीटर सेकेंड केल्विन। ठीक है, अगर किलो कैलोरी में लिखना चाहते, अगर इसी फॉर्मूले को किलो कैलोरी में लिखना चाहते तो कैसे लिख सकते थे, तो किलो कैलोरी में लिखने के लिए कुछ नहीं, जूल की जगह पे किलो कैलोरी लिख देते हैं, और अगर किलो कैलोरी लिखा है तो मीटर ही रहने देंगे, क्योंकि अगर कैलोरी लिख देते तो यहाँ पे हमें ग्राम लिखना पड़ता। पीछे मैंने आपको कैलोरी की डेफिनेशन पढ़ाई थी, उससे आप इसे समझ सकते हैं। तो जब हमने किलो कैलोरी लिख दिया है तो मैं यहाँ मीटर ही लिखना पड़ेगा, इनटू सेकेंड इनटू डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी एक इसका यूनिट हो गया। ठीक है, तो ये सारी बातें थी कोफिशिएंट ऑफ कंडक्शन को लेकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट, हर पेपर में पूछा जाता है
कि थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए थर्मल रेजिस्टेंस, तो यहाँ से चीज़ों को समझने के लिए हमें क्या समझना ज़रूरी है, हमें पीछे की एक बात समझनी ज़रूरी है। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर आप इलेक्ट्रिकल में देखें तो रेजिस्टेंस होता है R = V/I, याद आ गया, V/I, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन ऊपर क्या है पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे क्या है करंट, याद आ गया। अब थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो सेम होता है, थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है वो एकदम सेम होता है। देखिए कैसे निकालेंगे, तो मैं इसे RT से डिनोट कर देता हूँ, RT से डिनोट कर देता हूँ, तो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं वैसे यहाँ पे क्या लेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे क्या लेंगे डेल्टा T, ठीक है ना, यानी कि डेल्टा थीटा अपॉन I, वहाँ पे होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ध्यान दीजिए यहाँ क्या होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है Q/T, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है Q/T। अब इस फॉर्मूले को पूरा का पूरा फॉर्म कर लेते हैं। देखिए डेल्टा थीटा की जगह पे तो डेल्टा थीटा ही रहने देते हैं, ठीक है, इसको डेल्टा थीटा रहने देते हैं। नीचे क्या आ जाएगा, Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं KA θ1 - θ2, θ1 - θ2 को एक्चुअली हमें डेल्टा थीटा लिखना है क्योंकि वो टेम्परेचर डिफरेंस है, इनटू T, याद आ गया, अपॉन L, सबको दिखाई दे रहा है। अच्छा बटे में ये एक T एक्स्ट्रा है तो इसको भी मैं लगा देता हूँ। तो देखो ये T और ये T कट जाएगा, ठीक है, ये T और ये T कट जाएगा, और ये देखो ये टेम्परेचर डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस भी आपस में कट जाएगा। तो ये L चला जाएगा ऊपर, ये L चला जाएगा ऊपर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी RT, यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस बराबर आ जाएगा L/KA। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और वहाँ पर होता है चार्ज का रेट ऑफ चार्ज फ्लो, और यहाँ पे होता है फ्लो ऑफ चार्ज, और यहाँ पे क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। पीछे हमने एक जगह पे आपको बताया भी था Q क्या है अमाउंट ऑफ हीट, और जब इसे T से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो इससे हमने निकाल लिया RT = L/KA, ठीक है। इससे आप इसका मात्रक भी निकाल लेंगे, मैं मात्रक को दोबारा निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बनता चला जाता है। बस आपको याद रखना है कि इसको मीटर में रख देंगे, K का यूनिट अभी अभी निकलवाया था, A की जगह पे मीटर स्क्वायर रख देंगे। तो आपके लिए होमवर्क का काम क्या है कि आप इसका यूनिट भी निकालें और आप इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकालें। चलिए आगे की चीज़ देखते हैं। अब ये जो हम आगे बताने जा रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अधिकतर एग्जाम्स में यहीं से पूछा जाता है, ठीक है, अधिकतर एग्जाम्स में यहीं से पूछा जाता है। तो देखिए शुरुआत में हमने आपको बताया था कि जो कंडक्शन होता है वो सॉलिड्स में होता है, ठीक है, पर देखिए मैं हर जगह पे बात कर लेता हूँ, गैसेस और लिक्विड में कैसे होता है ये मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। क्योंकि जब पार्टिकल या तो गैस का पार्टिकल हो या लिक्विड का पार्टिकल हो, जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा होता है कन्वेक्शन में, ध्यान दीजिएगा, जब जा रहा होता है तो वो अपने पास के एटम से टकरा जाता है और उसको कुछ एनर्जी दे देता है। तो ये कांटेक्ट के कारण जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो वहाँ पे कंडक्शन हो जाता है। तो देखिए लिक्विड में भी हीट कंडक्शन इसी तरीके से होता है कि मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा जाते हैं। फ्लूइड्स में यानी गैसेस में भी ऐसे ही हो जाता है। अब देख लेते हैं कि मेटल्स में कैसे होता है। देखिए तो मेटल्स में हीट ट्रांसमिशन इन मेटल्स, हीट ट्रांसमिशन
इन मेटल, इसको समझते हैं। तो देखिए ये बहुत आसान है। किसी मेटल में क्या होता है ना, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं आपको पता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम इसे हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और ये जो है पूरे मेटल में आसानी से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, आपको सभी को पता है। तो क्योंकि ये पूरे मेटल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र हैं, दे आर फ्री टू मूव विद इन द मेटल, ये क्या करते हैं, इनकी एनर्जी बढ़ गई है और ये दौड़ के जा करके, बहुत जल्दी से जा करके दूसरे एटम को जाके अपनी एनर्जी दे देते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देते जाते हैं। इससे क्या होता है कि मेटल जो है वो बहुत जल्दी हीट हो जाती है। इसीलिए मेटल जो है वो एक अच्छा कंडक्टर है। लेकिन जो सॉलिड्स हैं ना, सॉलिड्स वो भी ऐसे सॉलिड्स जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, वो बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि सॉलिड्स जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, वो बहुत धीरे धीरे गर्म होते हैं। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस को देख लेते हैं, क्योंकि कंडक्शन के एप्लीकेशंस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए एप्लीकेशंस में हम 5 एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशंस में 5 एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला एप्लीकेशन क्या है? पहला एप्लीकेशन है कि जो मेटल की रॉड होती है वो जाड़े में जल्दी ठंडी हो जाती है और गर्मियों में जल्दी गर्म हो जाती है। अब आप सभी को पता है, क्योंकि वो एक अच्छा कंडक्टर है, रेडिएशन से हीट आई और उसका सरफेस गर्म होने लगा। ठीक है, जैसे उसका सरफेस गर्म होने लगा वो अपने अंदर के मटेरियल को धीरे धीरे करके हीट पास करता रहता है और पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडक्शन काम करता है क्योंकि वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक, दूसरा जो है वो क्या है, वो ये है कि ठीक है, जो दूसरा है वो क्या है, गर्मियों में दिन के समय बाहर का इन्वायरमेंट बहुत गर्म रहता है, पर शाम के समय घर के अंदर का इन्वायरमेंट बहुत गर्म हो जाता है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि दिन में तो भाई गर्मी पड़ती है, बाहर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, क्योंकि दीवारें जो हैं वो बैड कंडक्टर होती हैं, तो उनसे हीट धीरे धीरे अंदर आती है, तो दिन भर में वो धीरे धीरे गर्म होते हैं। पर अब शाम को जब सूरज चला जाता है तब क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर तो बहुत जल्दी कम हो जाता है, पर क्योंकि दीवारें बैड कंडक्टर हैं तो उनसे हीट बाहर भी बहुत धीरे धीरे जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, दीवारें शाम के समय आपका घर जो है वो गर्मियों में ज़्यादा गर्म हो जाता है और बाहर का टेम्परेचर ठंडा रह जाता है। एक और चीज़ को समझते हैं, देखिए और जगह पे कहाँ काम आता है कि जब आप किसी बीकर में, किसी ग्लास के बीकर में पानी को डालते हैं, गर्म पानी को डालते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वैसे मैंने कल समझाया भी था, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि कंडक्शन पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए जब आप ग्लास के बीकर में पानी डालते हैं तो क्या होता है, गर्म पानी डालते हैं तो क्या होता है, क्योंकि ग्लास एक सॉलिड है, क्योंकि ग्लास एक सॉलिड है और एक अच्छा कंडक्टर नहीं है, इसमें भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो क्या होता है कि अंदर का जो ये है ना मटेरियल, ये तो एक्सपेंड होने लगता है, पर क्योंकि ये बैड कंडक्टर है तो यहाँ से हीट यहाँ नहीं पहुँच पाती, तो अंदर वाला तो बढ़ना शुरू कर देता है पर बाहर का नहीं बढ़ता, जिसके कारण ग्लास बीकर टूट जाता है। एक बात और समझते हैं, एक बात ये समझ सकते हैं कि भाई जो ऊनी कपड़े हम लोग जाड़े में पहनते हैं उससे हमारी बॉडी कैसे गर्म रहती है। तो देखिए होता क्या है कि जब आप ऊनी कपड़ा पहन लेते हैं तो ये जो ऊन होता है ना, ये बहुत बैड कंडक्टर है, तो जो अंदर की हीट है उसे बाहर नहीं जाने देता और जो बाहर की हीट है उसे भीतर नहीं आने देता, सॉरी बाहर की जो ठंडक है उसे भीतर नहीं आने देता। इससे क्या होता है कि अंदर की जो गर्माहट है, शरीर की गर्माहट है, वो अंदर ही बनी रहती है और आपको गर्मी फील होती है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, एप्लीकेशंस थे जो यूज़ होते हैं दैनिक जीवन में, यानी कि डेली लाइफ में कंडक्शन के, और ये चारों पर हम सवाल पूछ चुके हैं, बता चुके हैं और सारे सवाल एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए मैंने इसमें IIT JEE का न्यूमेरिकल्स के लेवल का नहीं बताया है, क्यों? क्योंकि देखिए हमारा
मेन मोटिव है कि हम जो एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस निकल जाएं। और वहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, वहाँ पे आएंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो आपको कंडक्शन की समझ अच्छे से होनी चाहिए। तो समझ जो है वो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप में बहुत अच्छी पैदा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप कंडक्शन से रिलेटेड 90% तक सारे सवाल लगा लेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए तो आज के लिए धन्यवाद।